वेलकम बैक। आमिर जिया साहब, ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय ममालिक खास तौर पर डेनमार्क क्यों नाराज नजर आ रहा है सर? ये तो बड़ा एक मतलब इसका जवाब तो बिल्कुल सामने की बात है कि उनकी टेरिटरी है। और जो खुद ट्रम्प साहब का मैं सुन रहा था कि वो कहते भाई ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई अपना जहाज लेके 500 साल पहले पहुंच गया तो जमीन उसकी हो गई। जब आपकी सरजमीन पे किसी और मुल्क की नजरें लगी हो तो वो ज़ाहिर खुश तो नहीं होगा, वो दुखी होगा। तो डेनमार्क का दुखी होना समझ में आता है। और ये जो बात हो रही थी कि अगर कोई इस किस्म की मुहिम जोई करते हैं कि दबाव डालते हैं कि जी बाय हुक्म बाय क्रुक खरीदना है हमने, और उसके ऊपर बेतहाशत उसकी वजह से नेटो में जो है दरार पड़ सकती है। एक हमेशा से हुआ करता था कि जी नेटो जो मगरबी ममालिक हैं वो तमाम के तमाम जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, उनमें नजरियाती हम आहंगी है। जो वेस्टफेलियन कॉन्सेप्ट है जो कि 25 सेंचुरीज ओल्ड है कि जी एक दूसरे की सोवरेनिटी का एहतराम किया जाएगा, एकदम मुदाखलत की जाएगी कम अज कम मगरबी ममालिक के अंदर, जो बालों का टूटता भी रहा है। ये जंग अजीम पहली में टूटा, दोए में टूटा, लेकिन ओवरऑल जो है उसको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है मेंटेन किया गया कम से कम मगरबी जो एक ब्लॉक था उसके अंदर। तो उसको जब आप वायलेट कर रहे होंगे तो वो अलायंस बहुत ज्यादा फिर जाहिर है उसके हवाले से लोगों में खदशात होंगे। हम्म। और अमेरिका जो अपने आप को बतौर रोल मॉडल बना के पेश किया करता था कि वो जो इंटरनेशनल कवानीन है उसका अलमबरदार है, वो जो उसमें वो डंडी मारता रहता रहा करता था माजी में भी, लेकिन कम से कम वो अपनों के साथ ही नहीं किया करता था। हम्म। अब जो उसके अपने हैं उनके खिलाफ जो उनकी दांत लगे हुए हैं। अब आप देखिए ना, पहले लोगों ने मजाक समझा था, दो बातों को मजाक समझा गया था। हम्म। एक तो जब ट्रम्प साहब ने कहा था कि कनाडा को जो है अमेरिका में शामिल होना चाहिए, खुदा का शुक्र है कि वहां पे उन्होंने क्लाइम डाउन किया, अब उसकी बात नहीं करे। लोगों ने ग्रीनलैंड के मामले को भी जो था मजाक ही समझा था जब वो पावर में हम्म। आए थे। उसके बाद कुछ अरसे तक उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की, लेकिन अब नए जोश खरोश के साथ वो ग्रीनलैंड के पीछे पड़ गए। हम्म। अगर ऐसा कोई होता है तो या बिल्कुल जो मिडिल एजेस में या कॉलोनियल दौर की बात होती थी कि फला के इलाके पे कब्जा कर लिया, अंग्रेज आया वो हिंदुस्तान पे बैठ गया आके, और जाके कोई किसी ने फिलीपीन पे कब्जा कर लिया, हम्म। कोई इंडोनेशिया पे काबिज हो गया, किसी ने अफ्रीका को कब्जा कर लिया, मिडिल ईस्ट को कब्जा कर लिया। अब वो दौर लेकर आ रहे हैं। हम्म। तो फिर एक वर्ल्ड पावर अगर ये कही तो फिर जो रीजनल पावर्स हैं उनके लिए भी आपने मतलब है हम्म। कवानीन का खात्मा कर दिया। जी। अगर आप समझते कि यू कैन गेट अवे विद द मर्डर, तो हम्म। हर मुल्क ये चाहेगा कि जनाब अपने से छोटे मुल्क को दबा दे, क्योंकि कोई बिल्कुल। इंटरनेशनल लॉ तो खत्म हो गया फिर। हम्म। तो ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। और लेट्स होप कि जी सैनिटी प्रिवेल्स। अमेरिका में भी ऐसे लोग होंगे जिन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होगा कि बिल्कुल। अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसके क्या असरात क्या होंगे। असरात तो मुरतब होंगे? तवाज़ुन आ जाए, अगर नहीं आता तो फिर अल्लाह मालिक है कि यही कह सकते हैं और क्या। बिल्कुल। जाहिद जी। हुसैन साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मामला अमेरिका और यूरोप के दरमियान एतमाद के बहरान को जाहिर करता है सर? देखिए, एक तो पहले बात ये समझने की, नेटो जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, पहले नहीं थी। और दूसरी बात है कि पहली और दूसरी जंग अजीम जो थी वो तो यूरोपियन ममालिक के दरमियान ही लड़ी गई थी। हम्म। इसके बाद ही जो है जब भी ख़त्म होती है तो फिर नेटो एक बनती है, जिसकी पूरा जो है मकसद ये था कि एक वेस्टर्न एक डिफेंस पैक्ट होगा, जो कि अमेरिका की क़यादत में शुरू में जो है वो तो एक लिहाज से सोवियत यूनियन के खिलाफ था, कम्युनिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ था, लेकिन अभी तक जो है वो रही है। हम्म। ये एक लिहाज से देखा जाए तो नेटो का मकसद ही ये था कि एक मुश्तरका फौजी हिकमत अमली बनाई जाए, जो हम्म। बकौल उनके जो है वो एक यूरोप को एक को हिफाजत के लिए। और हम्म। यकीन तौर पे अमेरिका सबसे बड़ी कुव्वत थी, और अभी तक तो देखा जाता था कि नेटो को चलाने वाले ही अमेरिका था। अब हम्म। तो खैर ट्रम्प जब से आया है तो उन्होंने कोशिश इस बात की है कि जो है वो बर्डन जो है वो शेयर करें। असल बात ये आती है कि देखें, यूरोप के साथ जो अमेरिका का इत्तेहाद था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पिछले दिनों से हो गया था। अगर देखा जाए तो एक लिहाज से ट्रम्प की एक ये रही थी एक पॉलिसी के एक लिहाज से उसको डिमीन करने वाली जो बात थी, बहुत ही वो उनके कमेंट्स होते थे यूरोपियन ममालिक को, तो वो जो है बहुत ही यानी एक मजाक खेज होते थे। हम्म। और फिर उसके बाद ऑलरेडी जो है यूक्रेन की जंग में जो कि खुद अमेरिका का एक रोल रहा है, कोशिश अमेरिका की ये है कि किसी तरह से इसको तनाज़े को ख़त्म किया जाए, रूस के साथ कोई मुआहदा किया जाए। तो उसमें भी यूरोप और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, हम्म। क्योंकि यूरोपियन ममालिक जो है वो अभी तक जो पूरी तरह चाहती यही है कि यूक्रेन की को फौजी इमदाद जारी रखी जाए। तो हम्म। एक इख्तलाफ तो बहुत पहले से आया था। लेकिन ग्रीनलैंड में थोड़ा सा और समझने की बात है कि ग्रीनलैंड है क्या चीज़। हम्म। देखिए, अंटार्कटिका में जो है वो वहाँ पे एक जजीरा है, और बिल्कुल। अगर देखा जाए तो उसकी एक दिफाई सूरत हाल बन कर, लेकिन एक और थोड़े से में कि वहाँ पे अमेरिका के फौजी अड्डे ऑलरेडी मौजूद हैं, हम्म। जो कि नेटो के ही पैक्ट के तहत जो है वहाँ पे बने थे। ये नहीं है कि अमेरिका वहाँ से बाहर है। उसके तकरीबन जो है वहाँ पे एटॉमिक सबमरीन भी मौजूद है, बिल्कुल। वहाँ पे और भी
अब खाली उनकी कोशिश ये है कि ट्रम्प की कि उसको ग्रीनलैंड को लेने की दो वजूहत है, डिफेंसिव सिर्फ नहीं है। वहां पे उनकी कोशिश ये है कि ग्रीनलैंड के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको वो कब्जा कर सके। तो ट्रम्प की पॉलिसी जो रही है वो सिर्फ फौजी हिकमत अमली नहीं रही है, बल्कि उनको अगर देखा जाए तो वेनेजुएला में जो अटैक किया था उसकी बुनियादी वजह जो थी वो तेल पे कब्जा करना था। और इसी तरह से ग्रीनलैंड पे जो कब्जा करने की बात कर रहे हैं वो ये नहीं है कि उनको फौजी तौर पे उसकी जरूरत है, बल्कि उनको जरूरत इस बात की है कि वहां पे जो मिनरल्स हैं, जी रिच सर, मिनरल्स हैं, बिल्कुल। उसको अपने कब्जे में किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। आमिर ज़िया साहब, एक सवाल ये है कि अगर ये कशीदगी जंग में बदलती है तो सर पाकिस्तान और जनूबी एशिया पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? ये आपका ईरान के वाले से सवाल है जी कि सर, जी ग्रीनलैंड के सर। ऊपर नहीं होगी मेरे ख्याल में। जी, तो ईरान में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को खदशा ये है कि भाई मशरिक में हमारा अज़ली दुश्मन भारत मौजूद है। उसने छुरी कांटे तेज रखे हुए हैं, वो हमारे अंदरूनी तज़ादात को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। वो यहाँ पे रियासती दहशतगर्दी का मुर्तकिब हो रहा है। ये तमाम हकीकतें जिसको आप इतला नहीं सकते। हमें ये खुशफहमी थी कि जी अफगान तालिबान आएंगे, तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे अफगानिस्तान से, लेकिन वो जो है सरहद वो भी इस वक्त क्योंकि अदम इस्तेकाम और कशीदगी है, तो वहां पर हमेशा पहले ही पाकिस्तान को मुश्किलात का शिकार है। अब ईरान के साथ आपका 900 किलोमीटर तवील जो है सरहद है। अगर वहां पर खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है, बेल्कनाइजेशन होती है, वहां पर कोई ऐसी तब्दीली आती है कि जिससे पाकिस्तान मुखालिफ कोई कुव्वतें जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सारी दुनिया की कुव्वतों की आंखों में खटकता है, बिल्कुल। तो आपके बिल्कुल सरहद पे आप हर तरफ से फंसे हुए होंगे, मतलब है मगरब में भी और मशरक में भी। तो आपको सोचना पड़ेगा कि जी ये सूरत हाल जो है ना हो पाकिस्तान के इतने खिलाफ। और पाकिस्तान तो चाहेगा कि ईरान में अगर कोई तब्दीली भी आती तो उसकी जो एक कहते हैं ना उसकी एक यकजहती है, उसकी बतौर रियासत की उसके इक़्तिदार आला है। ठीक है, कोई उनका अंदरूनी मसला है कि कोई चेंज आ जाए, कोई हुक्मरान है, कल को कोई दूसरा आ जाए, लेकिन उसका एक सोवरेनिटी उनका इक़्तिदार आला उनके पास रहे। ये ना हो कि मतलब है वहां पे खाना जंगी हो रही हो, जो कि मैंने पहले बात की कि 4 हमने दीगर मुसलमान मुल्कों में भी देखी है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ऐसा होता है तो फिर वो बड़ा खतरनाक होगा। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा फिशर्स हैं, हमारे यहाँ भी मतलब आपको पता है दहशतगर्दी का फ्रीक कितना बड़ा है, हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, हमारे अपने कंट्रडिक्शन बहुत बड़े हैं जिसको ये रियासत अभी तक रिजॉल्व करने में नाकाम है। तो जाहिर है कि जब आपके अंदरूनी कंट्रडिक्शन होती है तो दुश्मन उसका फायदा उठाता है, बिल्कुल सर। तो जाहिर है कि हमारे लिए खतरात जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हम्म। एक तो जरूरत इस बात की कि पाकिस्तान अपने मुल्क अपने अंदर हम इस्तेकाम लेकर आए, जो पॉलिटिकल बुहरान है उसका हम खात्मा करें किसी तरह से, हिंदुस्तान की ग्रीवेंसेस उनको एड्रेस किया जाए, केपी के मसले को हल किया जाए, सिंध में जो एक साथ महरूमी है, शहरी सिंध हो, देही सिंध हो, उसको दूर करें ताकि आप आगे बढ़ सके। फिर साउथ पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब के वहां बहुत नाराज हैं बिल्कुल, बिल्कुल सर, कि वो आपकी बात ही उनका मैं कहना है आगे कि लेके जी जाना ज़ैद चाहूँगी हुमायूं ज़ाहिद का हुसैन बैठी साहब हुई के है वहां पास पर। कि ज़ाहिद हुसैन साहब पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या किरदार अदा करना चाहिए? सर आप भी बताइएगा। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर जो कुछ भी ईरान में होगा, एक क्यास होगा या ऐसी ये क्लास जो एक कोई तब्दीली भी आती है तो उसका बराह रास्त पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। पाकिस्तान की तकरीबन 900 किलोमीटर की लंबी बाउंड्री है और अगर आप देखा जाए तो अभी भी एक बड़ी पोरस सी बॉर्डर है, बहुत से ऐसे इलाके हैं। तो और उसकी वजह से जो है जो कुछ भी होगा, एक दो तीन चीज़ें तो नागुज़ीर हैं। एक तो इस किस्म के जब हालात होते हैं तो फिर एक जो रिफ्यूजीज़ का आना है वो होगा। दूसरी एक और बात भी आती है कि एक एक अनसेफ बॉर्डर अगर होती हैं दूसरी तरफ, तो आपको वैसे भी एक बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है बलूचिस्तान में, तो वो उसको भी डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें, और देखें पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत पे भी उसका असर पड़ेगा। अब मसला ये कि बहुत से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ईरान की एक लिहाज से हमदर्दी पाई जाती है इस्लामिक हुकूमत के ऊपर। तो इसके सारे असरात जो हैं सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे रिफ्यूजीज आ जाएंगे या जो है कि जो उस तरह खाना जंगी सी होगी या अनारकी होगी, उसका तो एक असर पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पे भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। पहले भी हम देख चुके हैं कि आपको याद होगा कि जब इस्लामी वहाँ पे इनकलाब आया था तो उसके बाद जो है यहाँ पाकिस्तान में
80 की दहाई में, तो यहाँ पे जो एक जंग की सूरत हाल, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो बन के आया था, सेक्टेरियन जी सर। कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत शदीद था यहाँ पे। हम्म। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो जो भी एक लिहाज से ईरान में होती हालात पैदा होते हैं, उसका असर सबसे ज़्यादा बिल्कुल सर। पाकिस्तान पे बिल्कुल सर, पड़ेगा। आपका पॉइंट आ चुका है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। आज